हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जेड 2026 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो नेम रिएक्शन पूछी जाती है उसके लिए आज अपन डिस्कशन करेंगे। और नेम रिएक्शन में से एग्जाम में 100% क्वेश्चन आने हैं और किस टाइप से आने हैं उसको अपन डिस्कशन करेंगे। तो मैं केमिस्ट्री मेंटोर संदीप जांगीर एग्रो साइंस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कोई भी नेम रिएक्शन है, उस नेम रिएक्शन में ज्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है वो किस प्रकार से पूछा जाता है। तो आपको मैं बता देता हूं कि उसमें आपको एक तो रिएक्शन का नाम पूछा जा सकता है कि कोई भी रिएक्शन देके उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे पूछ सकते हैं कि उस रिएक्शन में अभिकारक का नाम क्या है, अभिकारक क्या है उसके बारे में पूछा जा सकता है। दूसरा उसमें कौन सा अभिकर्मक यूज होता है उसके बारे में पूछा जा सकता है। तीसरा उसमें उत्पाद, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। या फिर उसमें जो भी उपस्थिति है यानी कि उत्प्रेरक है उसके बारे में पूछा जा सकता है। या अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछा जा सकता है, उस अभिक्रिया की क्रियाविधि, उस क्रियाविधि के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। या फिर आपसे उसमें कोई भी रिएक्शन है उसमें आपको मध्यवर्ती के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो जो भी रिएक्शन होती है नेम रिएक्शन, या ज्यादातर जो जेट एग्जाम के अगर अपन देखें पीवाईक्यू को एनालिसिस करें तो उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो रिएक्शन के वो सिर्फ और सिर्फ नेम रिएक्शन से ही आपसे पूछे गए हैं और उनमें यही आपसे एग्जाम में उससे रिलेटेड रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि उसका अभिकारक क्या है, अभिकर्मक क्या है, उत्पाद क्या है। तो इस प्रकार से आज इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे अपन। तो अपना सबसे पहले जो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड जो भी नेम रिएक्शन है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और आपका बेंजीन, उससे रिलेटेड जो भी नेम रिएक्शन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अपनी जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है बेटा वुड्स अभिक्रिया, वुड्स रिएक्शन। अब एग्जाम में आपसे क्या पूछा जा सकता है कि ये परिभाषा देकर आपसे उस रिएक्शन का नाम पूछा जा सकता है, या फिर इस रिएक्शन में आपसे पूछ सकते हैं कि वुड्स अभिक्रिया में अभिकारक कौन है, वुड्स अभिक्रिया में अभिकर्मक क्या है, उत्पाद क्या बनता है, या फिर इस वुड्स अभिक्रिया में मध्यवर्ती क्या बनता है, या उस वुड्स अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है। इनके बारे में आपको याद करना है, लर्न करना है इसको। तो सबसे पहले वुड्स अभिक्रिया में आपको पता होना चाहिए कि एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया से उच्च सममिति एल्केन प्राप्त होते हैं। तो एल्किल हैलाइड को अपन किससे लिखते हैं, आरएक्स से, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपको किससे करवानी है, सोडियम धातु के साथ। ये सोडियम धातु है, किसकी उपस्थिति में करवानी है, शुष्क ईथर। तो ड्राई ईथर जो है उसकी उपस्थिति में आपको रिएक्शन करवानी है। उपस्थिति में अभिक्रिया से उच्च सममिति एल्केन प्राप्त होता है, मतलब आर आर, यानी कि ये एल्केन प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन को आपको एग्जाम में जेड जो एग्जाम है उसमें आपसे रिएक्शन नहीं करवाएगा, आपको केवल और केवल इसमें इनकी जो अभिकारक, अभिकर्मक, इनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। वो नाम आपको या तो फॉर्मूला देके या सीधा डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें परिभाषा आपको पता चल गई होगी कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आपको सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो उच्च एल्केन प्राप्त होगा। तो इस रिएक्शन में आपको अभिकारक क्या लेना है, एल्किल हैलाइड। अभिकर्मक क्या है इसमें, सोडियम धातु और शुष्क ईथर। उत्पाद क्या बनेगा, सममिति उच्च एल्केन। सममिति उच्च एल्केन का मीन कि इसमें कार्बन की संख्या समान रहेगी। जैसे इसमें अगर एक कार्बन है तो यहाँ पे 2 कार्बन का बनेगा, 2 कार्बन है तो यहाँ पे 4 कार्बन का आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, सममित होगा। अब आपसे ये पूछ ले कि इसकी क्रियाविधि क्या है, मध्यवर्ती क्या है। तो क्रियाविधि इसमें क्या होती है, मुक्त मूलक क्रियाविधि, यानी कि मुक्त मूलक रिएक्शन। कई प्रकार की क्रियाविधि होती है आपके एग्जाम में। आपका जो सिलेबस दे रखा है जेट एग्जाम 2026 का, उसमें आपको क्रियाविधि वाला पार्ट दे रखा है कि क्रियाविधि आपको बतानी है। तो उसमें जैसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही योगात्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक और मुक्त मूलक क्रियाविधि के बारे में आपको मेंशन किया हुआ है। तो ये वुड्स अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि से संपन्न होती है। अब इसमें आपको ध्यान में रखना है कि महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसका, कि अभिक्रिया केवल सममिति एल्केन बनाने के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। यानी कि सममिति एल्केन का अगर आपको फॉर्मेशन करना है तो आपको वुड्स अभिक्रिया आपको करवानी पड़ेगी। फिर आता है
इस विधि द्वारा मीथेन का निर्माण असंभव है क्योंकि न्यूनतम 2 कार्बन युक्त एल्केन ही बनता है। अब एक कार्बन से बन नहीं सकता क्योंकि अभी बताया कि यह सममितीय एल्केन बनाता है। तो ध्यान रखना, वुड्स अभिक्रिया से क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद वुड्स अभिक्रिया से संभव नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है कि CH4 यानी कि मीथेन आप नहीं बना सकते। ठीक है, किस विधि से? वुड्स अभिक्रिया से। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? वुड्स अभिक्रिया में अभिकारक क्या है? एल्किल हैलाइड। अभिकर्मक क्या है आपका? सोडियम धातु और शुष्क ईथर। उत्पाद क्या बनेगा? सममिति एल्केन, उच्च कार्बन वाला। ठीक है, और फिर मध्यवर्ती क्या बनेगा? मुक्त मूलक। और क्रियाविधि क्या हो जाएगी इसकी? मुक्त मूलक क्रियाविधि। तो ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट अपनी रिएक्शन है वो है फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया में भी आपको वही क्वेश्चन उसी टाइप से कि आपको पहले तो ये जब 2 एरियल हैलाइड के अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किए जाते हैं तो बाइफेनिल का निर्माण होता है। इसी बाइफेनिल को डाइफेनिल भी बोला जा सकता है। तो बाइफेनिल का निर्माण होता है। यह किस प्रकार की या कौन सी अभिक्रिया है? तो आपको उसका आंसर क्या देना है कि वो अभिक्रिया कौन सी है? फिटिंग अभिक्रिया। एक टाइप तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा पूछा जा सकता है कि फिटिंग अभिक्रिया जो भी है उसमें अभिकारक क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? एरिल हैलाइड। अभिकर्मक क्या है? सोडियम प्लस शुष्क ईथर। और उत्पाद क्या बनेगा? बाइफेनिल या डाइफेनिल। और मध्यवर्ती क्या बनेगा? इसमें भी मुक्त मूलक। और क्रियाविधि क्या है इसकी? युग्मन अभिक्रिया या धात्विक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब फिटिंग अभिक्रिया में क्या लेना है आपको? एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड इस प्रकार से, ये एरिल हैलाइड हो गया। इसकी रिएक्शन आपको सोडियम के साथ ड्राई ईथर के साथ उपस्थिति में रिएक्शन करवानी है और इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो इस प्रकार से आपको डाइफेनिल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, बाइफेनिल भी बोल सकते हैं, डाइफेनिल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अब आपको इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या याद रखना है कि यह अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया के समान ही है, लेकिन इसमें एलिफेटिक की जगह क्या बनता है? एरोमेटिक। यानी कि इसमें एरोमेटिक रिंग होती है, बेंजीन रिंग होती है। तो याद रखना, ये एलिफेटिक एल्केन बनाने के लिए, एलिफेटिक यौगिक बनाने के लिए काम नहीं आती। केवल किसके काम आती है? ये एरोमेटिक यौगिक के निर्माण में। इस अभिक्रिया में 2 बेंजीन वलय सीधे सहसंयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़ते हैं। ये 2 बेंजीन वलय और ये जो बंध है वो कौन सा बंध है? सहसंयोजक बंध। तो आपको ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट रिएक्शन है अपने पास वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। अब आपको एग्जाम में पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि आपको परिभाषा देगा और फिर आपको पहचानना है कि वो कौन सी अभिक्रिया है। तो अपनी पहली इसमें क्वेश्चन यही बनता है परिभाषा का कि एक अणु एल्किल हैलाइड और एक अणु एरिल हैलाइड का मिश्रण सोडियम के साथ शुष्क ईथर में क्रिया करके एल्किल एरिन बनाता है। यानी कि आपसे ये रिएक्शन परिभाषा देके आपसे रिएक्शन का नाम पूछ लेगा कि ये कौन सी रिएक्शन है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये वुड्स फिटिंग अभिक्रिया है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये एक आपको एल्किल हैलाइड लेना है, दूसरा आपको एरिल हैलाइड लेना है। ठीक है, और इसकी रिएक्शन आपको किससे करवानी है? सोडियम के साथ। इसकी सोडियम के साथ और ड्राई ईथर की उपस्थिति में ही करवानी है ये भी। ठीक है ना, ड्राई ईथर। अब आपको क्या करना है कि इसमें से X प्रतिस्थापित हो जाएगा सोडियम के साथ और ये फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं एल्किल बेंजीन। इस प्रकार से ये एलिफेटिक और एरोमेटिक जो एल्किल हैलाइड है वो आपस में मिश्रित होकर सोडियम ड्राई ईथर की उपस्थिति में उत्पाद बनाता है। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि इसमें अभिकारक क्या है? तो अभिकारक याद रखना है कि एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। एक तो है आपके पास एल्किल हैलाइड और दूसरा क्या है? एरिल हैलाइड। अभिकर्मक वही सोडियम धातु और शुष्क ईथर। उत्पाद क्या बनेगा? एल्किल बेंजीन। यानी कि इसको अपन बोलते हैं एल्किल और ये क्या है? बेंजीन। तो एल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। फिर मध्यवर्ती क्या बनेगा? इसमें कार्ब एनाइन या मुक्त मूलक मिश्रण भी बन सकता है। क्रियाविधि क्या होती है इसमें? युग्मन क्रियाविधि, मिश्रित युग्मन क्रियाविधि। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि ये 4-5 पॉइंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर इसका उपयोग बेंजीन वलय पर एल्किल श्रृंखला को सीधे जोड़ने के लिए औद्योगिक स्तर पर किया जाता है। यानी कि इसमें बेंजीन वलय है, इस पे अगर एल्किल आपको अगर जोड़ना है तो आपको वुड्स फिटिंग अभिक्रिया का यूज करना है। नेक्स्ट, यह सह उत्पाद के रूप में सममित एल्केन और बाइफेनिल भी सूक्ष्म मात्रा में प्राप्त हो सकते हैं। कि इस अभिक्रिया में
मिश्रित उत्पाद भी बन सकता है। कैसे कि केवल एल्किल एलाइड अगर रिएक्शन कर ले, या फिर एलोबेंजीन जो है एरिल एलाइड है वही अगर रिएक्शन कर ले, और जब दोनों रिएक्शन करेंगे तब आपको एल्किल बेंजीन बनेगा, तो इसमें मिश्रित उत्पाद भी बन सकता है। तो इस प्रकार से आपको ये पॉइंट ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट, कोल्बे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब इसमें एग्जाम में पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों के सांद्र जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर एल्केन प्राप्त होता है। यानी कि जो भी वैद्युत अपघटन करवाते हैं उसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एनोड पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है, तो एनोड पर आपको एल्केन प्राप्त होता है। और इसमें आपसे इस रिएक्शन का नाम पूछा जा सकता है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण है उसका अगर जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करवाएं तो कौन सी अभिक्रिया होती है, तो कोल्बे वैद्युत अपघटन। ठीक है, अब इसमें आपको अभिकारक भी पूछा जा सकता है कि अभिकारक क्या है, तो बता दिया आपको कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण, या फिर आपसे बोला जा सकता है कि वसा अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण। फिर आपको इसमें अभिकर्मक क्या यूज करना है, अभिकर्मक के रूप में आपको इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, जलीय विलयन लेना है। उत्पाद में आपको पता चली गया कि एनोड पर क्या प्राप्त हो रहा है, एल्केन। और इसी रिएक्शन में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कोल्बे वैद्युत अपघटन में कैथोड पर क्या प्राप्त होता है, तो कैथोड पे आपको ध्यान में रखना है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है वो उत्सर्जित होती है किस पे, कैथोड पर। फिर आता है मध्यवर्ती, मध्यवर्ती में क्या बनेगा, एल्किल मुक्त मूलक। और क्रियाविधि क्या होती है, मुक्त मूलक वैद्युत अपघटन क्रियाविधि। अब इस कोल्बे वैद्युत अपघटन में एनोड पर तो आपको पता चल गया कि एल्केन प्राप्त होगा, कैथोड पर आपको क्या प्राप्त होगा, इसमें CO2। क्या प्राप्त होगा, इसमें CO2। तो ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें से। तो कैथोड आपको पता है नेगेटिव होता है, एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव। और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है तथा विलयन का माध्यम क्षारीय हो जाता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस मुक्त होने के कारण साथ में उसमें सोडियम भी है, और सोडियम और जल आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेता है, NaOH, जिससे ये जो विलयन होता है वो क्या हो जाता है, क्षारीय विलयन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अब अगर आपसे बात करें कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण का मतलब यानी कि RCOONA, या फिर इसमें यूज कर सकते हैं RCOOK। इस तरीके से इसको अपन क्या बोलते हैं, सोडियम और पोटेशियम के लवण या वसीय अम्ल के लवण। नेक्स्ट है मुक्त मूलक हेलोजनीकरण अभिक्रिया। याद रखना, मुक्त मूलक हेलोजनीकरण अभिक्रिया क्या होती है कि सूर्य के प्रकाश या उच्च ताप की उपस्थिति में एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं का हेलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन होना क्या कहलाता है, मुक्त मूलक हेलोजनीकरण। जैसे कि आपके पास CH4 है, इसमें अगर मैंने सूर्य के प्रकाश की यानी कि फोटोन की उपस्थिति करवाई और हेलोजन से अगर आपने रिएक्शन करवाई X2 से, तो क्या होगा कि ये हेलोजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिमूव करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3X। अगर और अपन रिएक्शन करवाए फर्दर तो इसमें क्या फॉर्म हो जाएगा, CH2X2। नेक्स्ट, अगर इस प्रकार से ये रिएक्शन कंटिन्यू चलती रही तो ये हो जाएगा CHX3। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये HNu और X2CX4। इस प्रकार से ये हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हुए इसमें हेलोजन ऐड होता जाएगा। तो इस प्रकार की रिएक्शन क्या होती है, मुक्त मूलक हेलोजनीकरण अभिक्रिया। अब इसमें आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसमें अभिकारक क्या लेते हैं, एल्केन। ज्यादातर इसमें मेथेन का भी यूज करते हैं क्योंकि से आपको इंपॉर्टेंट कंपाउंड प्राप्त होते हैं। जैसे इसकी अगर अपन बात करें तो इसको बोलते हैं हेलोफॉर्म। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इसका होता है कार्बन टेट्राहेलाइड। ठीक है, उत्पाद के रूप में जैसे अभिकर्मक के रूप में क्या यूज कर सकते हैं, Cl2 या Br2, और साथ में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश। उत्पाद में एल्किल हैलाइड, मध्यवर्ती जो है वो है हेलोजन और एल्किल मुक्त मूलक। क्रियाविधि क्या होगी इसकी, श्रृंखला, प्रारंभ, संचरण और समापन। 3 पद होते हैं क्योंकि मुक्त मूलक क्रियाविधि हो चाहे कोई सी भी हो। ज्यादातर जैसे मुक्त मूलक क्रियाविधि पढ़ते हैं तो इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहले श्रृंखला प्रारंभ होती है, फिर श्रृंखला का संचरण होता है और लास्ट में उसका समापन होता है। हेलोजन की क्रियाशीलता का क्रम, आपको एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि मुक्त मूलक हेलोजनीकरण क्रियाविधि में हेलोजन का
क्रियाशीलता का क्रम आपसे पूछा जा सकता है, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है? F2, फिर Cl2, फिर Br2 और फिर I2। क्यों होता है? क्योंकि फ्लोरीन है वो छोटा आकार है उसका, ठीक है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और उसकी वैद्युतीर्णता सबसे ज्यादा होती है। महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है कि क्लोरीनीकरण तीव्र और कम चयनात्मक होता है, जबकि ब्रोमीनीकरण धीमा और अधिक चयनात्मक होता है। सबसे ज्यादा अगर अपन बात करें कि फ्लोरीन है तो वो बहुत ज्यादा विस्फोटक प्रकृति से इसकी रिएक्शन होती है। आयोडीन की जो है वो बहुत कम रिएक्शन होती है, क्योंकि बहुत स्लो रिएक्शन है वो, ठीक है। तो अपन इन दोनों का यूज नहीं करते, मेनली अपन यूज किसका करते हैं? क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया। और क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण में क्लोरीनीकरण तीव्र होती है लेकिन कम चयनात्मक होती है, नॉन सिलेक्टिव होती है एक प्रकार से, और ब्रोमीनीकरण धीमी होती है लेकिन ज्यादा सिलेक्टिव होती है, ठीक है ना, चयनात्मक होती है। तो ये क्रियाविधि में महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें हाइड्रोजनीकरण, सिंपल से हाइड्रोजनीकरण का मतलब है कि हाइड्रोजन ऐड करना। अब हाइड्रोजन कहां ऐड करेंगे? जो असंतृप्त है उसको किस में बदलना है? संतृप्त में। तो इसकी परिभाषा क्या है? उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जैसे एल्कीन और एल्काइन में हाइड्रोजन का योग होकर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? संतृप्त एल्केन। अब इसमें अभिकारक क्या क्या लेना है आपको? एल्कीन या एल्काइन। अभिकर्मक क्या लेना है? H2, ठीक है ना। अभिकर्मक क्या यूज करना है आपको? H2। सर इसमें अभिकर्मक क्या यूज करना है? H2, निकल, पीडी और पीटी। निकल, पीडी और पीटी उत्प्रेरक आपको यूज करने हैं। नेक्स्ट उत्पाद इसमें क्या बनेगा? एल्केन। उत्प्रेरक की जो अवस्था है वो क्या है? ठोस तय और विषमांगी उत्प्रेरण, क्योंकि आपको पता है कि ज्यादा जो क्रियाशीलता होती है रिएक्शन की वो विषमांगी उत्प्रेरण में ही होती है। फिर आता है स्टाइक्योमेट्रिक। स्टाइक्योमेट्रिक अगर अपन बात करें तो ये सिन योग होता है, एक ही तरफ आपको एडिशन करना होता है। एग्जाम्पल जैसे अगर अपन बात करें कि ये आपके पास एल्किन है और इस एल्किन में आपने इसकी रिएक्शन करवाई किससे? H2, और किसकी प्रेजेंस में? निकल, पीडी और पीटी। आपको क्या करना है? यहां से बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है, और बॉन्ड जैसे ही ब्रेक डाउन होगा, अब इस बॉन्ड में ब्रेक डाउन होता ही ये इसमें CH और CH इस प्रकार से, यानी कि ये डबल बॉन्ड था, असंतृप्त यौगिक था, और वो किस में चेंज हो गया? संतृप्त यौगिक में। रिएक्शन करवाएगा नहीं, आपसे केवल और केवल ये पूछा जा सकता है कि अभिकर्मक क्या यूज होता है, अभिकारक क्या यूज होता है, उत्पाद क्या बनता है, और उत्प्रेरक की अवस्था क्या होती है। तो विषमांगी उत्प्रेरण क्रियाविधि से यह संपन्न होता है, और सिन योग होता है, मतलब एक ही तरफ योग हो रहा है। अगर मैं इस हाइड्रोजन को एक को दूसरी तरफ शो करता तो वो होता है एंटी योग, ठीक है ना। तो ये सिन योग होता है। अब इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? साबाते सैंडरसन अभिक्रिया। इस रिएक्शन का नाम क्या है? साबाते सैंडरसन अभिक्रिया। निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च ताप पर हाइड्रोजनीकरण को अपन नाम क्या देते हैं? साबाते सैंडरसन अभिक्रिया। निकल के साथ साथ अपन प्लेटिनम और प्लेडियम को भी यूज कर सकते हैं। फिर आता है इस रिएक्शन को दूसरे तरीके से क्या बोला जा सकता है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण इसी हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। यानी कि वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलना, मतलब डालडा घी जो होता है उसी को बोलते हैं अपन वनस्पति घी, और उसमें बदलने की जो प्रक्रिया है वही क्या होती है? हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ओजोनीकरण, नाम से स्पष्ट है, ओजोनीकरण का मतलब ओजोन का एडिशन होगा, और ओजोन का एडिशन किस पे होगा? एल्किन पर होगा। तो लिखा हुआ है एल्किन पर ओजोन की क्रिया से पहले ओजोनाइड बनता है, जिसका जिंक और जल द्वारा अपचयन करने पर क्या बनता है? कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक बनते हैं, जिंक और जल द्वारा अपचयन करने पर कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। अब आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ये आपके पास क्या है? एल्किन है। इस एल्किन में आपने रिएक्शन करवाई किसकी? ओजोन की। और ओजोन की जैसे इसमें रिएक्शन करवाई तो सबसे पहले बना क्या? ओजोनाइट। इस तरीके से ये ओजोनाइट का फॉर्मेशन हो जाता है, इस प्रकार से इसको बोलते हैं ओजोनाइट। अब आपने इसकी रिएक्शन किससे करवाई? जिंक और H2O की प्रेजेंस में। तब क्या होगा कि यहां पे आपको इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है, तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। इस प्रकार से ये बन जाते हैं कार्बोनिल यौगिक।
और कार्बोनिल यौगिक दो टाइप के होते हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। ठीक है, तो ये अभिकारक क्या हो गया इसमें, एल्किन। अभिकर्मक क्या हो गया, ओजोन, और साथ में क्या हो गया, जिंक और H2O। उत्पाद में क्या बनेगा, एल्डिहाइड और कीटोन। मध्यवर्ती क्या बनता है इसमें, मेलोजोनाइड और ओजोनाइड। ज्यादातर आपको क्या याद रखना है, ओजोनाइड। क्रियाविधि क्या है इसमें, सक्रिय योगात्मक होता है पहले, यानी कि ओजोन का योग हो रहा है, और फिर इसका क्या हो रहा है, अपघटन। तो इसमें योगात्मक और अपघटन क्रियाविधि से यह संपन्न होता है। यह अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध की स्थिति ज्ञात करने में अत्यंत उपयोगी है। याद रखना, ओजोनीकरण अभिक्रिया जो भी है, उस अभिक्रिया का अपन यूज किस में कर सकते हैं, डबल बॉन्ड को अपन टेस्ट करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है कि उस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है। फिर है, जस्ते की धूल का उपयोग उत्पादित हाइड्रोजन प्रोक्साइड को नष्ट करने के लिए किया जाता है ताकि आगे ऑक्सीकरण न हो। इस रिएक्शन में क्या होगा कि ये ऑक्सीजन और H2O मिलकर क्या फॉर्म कर लेते हैं, H2O2, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन प्रोक्साइड। अब आपको पता है हाइड्रोजन प्रोक्साइड क्या होता है, एक प्रकार से ऑक्सीकारक की तरह भी बिहेव करता है, और ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करेगा तो ये दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा, आगे ऑक्सीकरण हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि इसमें साथ में क्या यूज कर लिया आपने, जिंक, जो इस ऑक्सीजन को इस H2O के साथ ऐड नहीं होने देता और क्या बना लेता है, ZNO। क्या बना लेता है इसमें, ZNO बना लेता है। ठीक है, तो वो ऑक्सीकरण न हो इसलिए इस यूज किया जाता है। नेक्स्ट, हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, उसमें क्या है कि एल्किन की डाइबोरेन के साथ H6 के साथ अभिक्रिया कराने पर ट्राई एल्किल बोरेन बनता है, जिसका क्षारीय हाइड्रोजन प्रोक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। यानी कि आपको सबसे पहले अभिकारक में क्या यूज करना है, एल्किन। अभिकर्मक क्या यूज करना है, डाइबोरेन। डाइबोरेन यानी कि B2H6 और टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन भी, और साथ में आपको हाइड्रोजन प्रोक्साइड और NaOH। उत्पाद क्या बनेगा इसमें, 1 डिग्री एल्कोहल। सामान्यतः के किसका फॉर्मेशन होता है इसमें, 1 डिग्री एल्कोहल का। मध्यवर्ती क्या बनता है इसमें, ट्राई एल्किल बोरेन, जो एक प्रकार से क्या होती है, संक्रमण अवस्था होती है, और इसमें भी क्या होता है, सिन योग होता है, एक तरफ ही योग होता है, इसलिए इसको सिन योग कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीडेशन में एल्कीन बन आपको यूज लेना है, अभिकर्मक डाइबोरेन लेना है, उत्पाद में 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, और सिन योग होता है इसमें। इस अभिक्रिया में जल का शुद्ध योग एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार दिखाई देता है। परीक्षा उपयोगी क्या है इसमें, इसमें किसी भी प्रकार का कार्बोक्सन पुनर्गठन यानी कि रीअरेंजमेंट नहीं होता, जिससे शुद्ध प्राथमिक एल्कोहल मिलता है। यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल अगर आपको शुद्ध अवस्था में लेना है तो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन करवानी है। आपको ध्यान में रखना है कि इसमें आप सिंपल सा ट्रिक आप ध्यान में रखना कि आपके पास ये एल्कोहल एल्किन है, इस तरीके से ये एल्किन है, इस एल्किन में आपको B2H6 के साथ रिएक्शन करवानी है। दूसरा, इसमें आपको H2O2 और NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन। अब आप इसमें क्या करना है कि इस एल्किन में H2O ऐड कर दो एंटी मार्कोनिकोव रूल से। एंटी मार्कोनिकोव रूल से अगर आपने एंटी मार्कोनिकोव रूल अगर आपने यूज किया और उसमें आपने H2O ऐड किया तो वो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल। और ट्राई एल्किल बोरेन का मतलब होता है कि इसमें CH3 और बोरेन, इसको बोलते हैं ट्राई एल्किल बोरेन। ठीक है, अब इसमें R भी यूज किया जा सकता है, ठीक है ना, ट्राई एल्किल बोरेन में R3B, इस तरीके से। तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि अभिकारक क्या है, अभिकर्मक क्या है। नेक्स्ट, मार्कोनिकोव योग। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि कोई भी असंतृप्त यौगिक है, जैसे एल्किन हो या एल्काइन हो, उसमें क्या होता है कि किसी असममित एल्किन पर ध्रुवीय अभिकर्मक जैसे HX का योग होने पर अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, न्यूनतम होती है। ये एंटी मार्कोनिकोव रूल है। यानी कि आपके पास जैसे असममित, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि असममित एल्किन का मतलब क्या है। तो असममित एल्किन का मतलब यह है कि जैसे इस तरीके से डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उस कार्बन के साथ कौन कौन से समूह जुड़े हुए हैं, अगर भिन्न भिन्न समूह जुड़े हुए हैं तो वो असममित कार्बन है।
और असम्मित एल्कीन पर आपको HX का योग करवाना है। जैसे मान लो इस HX का योग करवाया, तो आपको क्या करना है कि इस HX में जो भी धनात्मक भाग और ऋणात्मक भाग है पता है आपको, तो ऋणात्मक भाग कहां जुड़ेगा, डबल बॉन्डेड के उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, न्यूनतम होती है। जैसे इस हाइड्रोजन में, इस कार्बन में हाइड्रोजन 1 है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन 2 है, तो ये X कहां जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसमें CH3 CH X और इसमें क्या बनेगा, CH2 के साथ क्या जुड़ जाएगा, H। तो हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, और ऋणात्मक भाग वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, इसको बोलते हैं मार्कोनिकोव रूल। तो इसमें अभिकारक क्या लिया आपने, असम्मित एल्कीन, अभिकर्मक क्या लिया, HBr HCl या HI भी ले सकते हैं। उत्पाद में क्या बनेगा, 2 डिग्री येलो एल्केन। मध्यवर्ती क्या बनेगा, अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन बनता है इसमें। और क्रियाविधि क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया। जो मध्यवर्ती बनता है वो उसी के आधार पे अपन देख सकते हैं कि ये एक प्रकार से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया से ये मार्कोनिकोव का फॉर्मेशन होता है। मार्कोनिकोव रूल जो होता है उसी से योग होता है। अभिक्रिया की दर मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन के स्थायित्व पर निर्भर करती है। अब कार्बोकेटाइन का स्थायित्व क्या होता है कि सबसे ज्यादा स्थायी 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, इस प्रकार से। तो कार्बोकेटाइन 3 डिग्री स्थायित्व होता है क्योंकि उस पर प्रेरणिक प्रभाव यानी कि धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव ज्यादा होता है। फिर चूंकि मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बनता है इसलिए यहां हाइड्राइड या मेथिल स्थानांतरण संभव है। तो इस प्रकार से इसमें हाइड्रोजन का और एल्किल समूह का स्थानांतरण भी हो सकता है मार्कोनिकोव रूल में। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो एंटी मार्कोनिकोव उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या कि ऋणात्मक भाग वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या जो है वो क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन याद रखना एंटी मार्कोनिकोव रूल केवल और केवल किस पे लागू होता है बेटा, HBr और किसकी प्रेजेंस में, H2O2 की प्रेजेंस में। ठीक है, HBr और H2O2 की प्रेजेंस में। इसके अलावा इसमें कोई एडिशन आपको नहीं करना। तो कार्बनिक यौगिक पर ऑक्साइड स्थिति में असम्मित एल्कीन पर HBr का योग मार्कोनिकोव नियम के विपरीत दिशा में होता है। इसे ख्रास प्रभाव भी कहते हैं। एक प्रभाव और भी कहते हैं इसको प्रोक्साइड प्रभाव। इसका नाम और क्या होता है, प्रोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। तो ध्यान में रखना तो जस्ट उल्टा है मार्कोनिकोव नियम का। इसमें भी अभिकारक क्या लेना है, असम्मित एल्कीन। अब अभिकर्मक इसमें सभी नहीं लेने, उसमें तो क्या था HCl HBr HI सब कुछ ले सकते थे, लेकिन इसमें केवल और केवल आपको HBr लेना है। बेंजोइल प्रोक्साइड बोल सकते हो या हाइड्रोजन प्रोक्साइड भी ले सकते हैं। इसमें प्रोक्साइड कोई सा भी हो, अगर उसकी उपस्थिति होगी तो उसमें एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। उत्पाद में आपको ध्यान में रखना है कि 1 ब्रोमो एल्केन, मध्यवर्ती में अधिक स्थायी कार्बन मुक्त मूलक और क्रियाविधि में मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया आपको ध्यान में रखना है कि एंटी मार्कोनिकोव उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया। यह प्रभाव केवल और केवल HBr के साथ ही प्रदर्शित होता है। HCl या HI यह अभिक्रिया नहीं दर्शाते। उष्मा गतिकी का कारण है ये, क्यों नहीं दर्शाते, HCl के लिए द्वितीय पद उष्मा शोषी होता है और HI के लिए प्रथम पद उष्मा शोषी होता है, इसलिए केवल HBr ही अनुकूल है। यानी कि HCl और HI में दोनों में ही उष्मा शोषी प्रक्रिया है, और उष्मा शोषी अगर प्रक्रिया है तो उसमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। और कोई भी रिएक्शन ये चाहती है कि उसमें ऊर्जा का कम से कम यूज हो, तभी वो रिएक्शन ज्यादा स्टेबल होती है। तो अपन कहते हैं कि उष्मा गतिकी रूप से HCl का जब योग करवाते हैं तो सेकंड जो स्टेप आता है वो आपका उष्मा शोषी होता है और HI में फर्स्ट होता है, इसलिए इसका कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता। नेक्स्ट बेर अभिक्रिया। बेर अभिक्रिया आपसे सीधा डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि बेर अभिकर्मक क्या है, किसके लिए यूज होता है। तो ध्यान रखना एल्कीन की ठंडे तनु क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन के साथ क्रिया कराने पर विसिनल ग्लाइकोल का निर्माण होता है, या इसको बोल सकते हैं एथिलीन ग्लाइकोल भी बोल सकते हैं। तो ध्यान में रखना अभिकारक क्या यूज किया, एल्कीन। अभिकर्मक क्या यूज किया, 1% ठंडा होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए और तनु होना चाहिए। KMnO4
अगर आपने विलियन लिया है उसको अपन एक नाम और देते हैं क्या, बेर अभिकर्मक। बाद में विसिनल डायोल या फ्रैक्शन क्या आता है कि ये पहले कौन से कलर का था, बैंगनी रंग का, और बैंगनी रंग है वो इससे रिएक्शन करवाने पर उड़ जाता है, यानी कि बुरा उपक्षेप जो है वो प्राप्त होता है। स्टाइक्योमेट्रिक में आपको ध्यान में रखना है कि इसमें भी सिन हाइड्रोक्सिलेशन होता है, सिन एडिशन होता है, ठीक है। यानी कि OH जो है वो सिन रूप से जुड़ेगा, एक तरफ ही जुड़ेगा। एथिलीन ग्लाइकोल का मतलब है CH2 और दोनों OH जो है वो एक ही तरफ इस प्रकार से ऐड होते हैं। इस अभिक्रिया का उपयोग कार्बनिक यौगिकों में असंतृप्तता का परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। अनसेचुरेशन टेस्ट के लिए इसका यूज किया जाता है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है, इसके लिए असंतृप्तता का टेस्ट करते हैं। अभिक्रिया के दौरान मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था +7 से घटकर क्या हो जाती है, इसमें +4 हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें एक अवक्षेप प्राप्त होता है किसका, MnO2 का, और MnO2 है उसमें +4 ऑक्सीडेशन नंबर होती है। नेक्स्ट, लिंडलार अपचेन। अब या तो आपको एग्जाम में सीधा लिंडलार कैटलिस्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसमें क्या होता है कि आंशिक रूप से निष्क्रिय किए गए प्लेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्काइन का नियंत्रित हाइड्रोजनीकरण करने पर सिस एल्किन प्राप्त होती है, सिस एल्किन। तो याद रखना कि लिंडलार कैटलिस्ट है उसमें सिन एडिशन होता है, सिस एल्किन प्राप्त होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अभिकारक क्या है इसमें, एल्काइन। अभिकर्मक क्या यूज करेंगे, H2 PdCaCO3, जिसे PdCaCO3 या क्यूनोलिन से आंशिक निष्क्रिय किया गया हो। याद रखना इसी को ही अपन नाम क्या देते हैं, PdCaCO3 को लिंडलार कैटलिस्ट, ठीक है। अब इसमें उत्पाद क्या, सिस एल्किन। उत्प्रेरक का नाम क्या है, लिंडलार कैटलिस्ट। स्टाइक्योमेट्रिक क्या है, सिन हाइड्रोजन का योग। तो सारा इसमें क्या होता है, सिन एडिशन होता है। सल्फर या क्यूनोलिन उत्प्रेरक विष का कार्य करते हैं, जो एल्किन का आगे एल्केन में अपचयन होने से रोकते हैं। त्रिविम रसायन तथ्य क्या कहता है कि यह विक्रिया उच्च त्रिविम चयनात्मकता दर्शाती है और केवल सिस उत्पाद ही देती है। यानी कि एल्काइन की रिएक्शन आपने PdCaCO3 की उपस्थिति में करवाई तो उसमें केवल और केवल सिन एडिशन होता है और सिन एडिशन से उसमें सिन उत्पाद प्राप्त होता है। और लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है, PdCaCO3, जिसमें क्विनोलिन से वो थोड़ा बहुत निष्क्रिय किया होता है। फिर आता है बर्च अपचेन। बर्च अपचेन में आपको क्या करना है कि द्रव अमोनिया में सोडियम या लिथियम धातु द्वारा एल्कोहल की उपस्थिति में एल्काइन का अपचयन करवाना है और उससे क्या प्राप्त होगा, ट्रांस एल्किन। याद रखना लिंडलार जो रिएक्शन थी उसमें तो सिन एडिशन हो रहा था और इसमें किसका एडिशन हो रहा है, ट्रांस एल्किन प्राप्त हो रही है, एंटी योग हो रहा है इसमें। तो अभिकारक क्या लेना है आपको, एल्काइन। अभिकर्मक क्या लेना है, सोडियम या लिथियम, और साथ में क्या लेना है, द्रव अमोनिया। उत्पाद में क्या यूज करना है, ट्रांस एल्किन प्राप्त होती है। मध्यवर्ती क्या बनता है इसमें, एनाइन। और स्टाइक्योमेट्रिक में क्या होता है, एंटी एडिशन। तो सिंपल सा है, बर्च अपचेन, एंटी एडिशन उत्पाद बनेगा। किसकी, अभिकारक क्या होगा इसमें, एल्काइन होगा, वन एल्काइन को छोड़कर, यानी कि टर्मिनल एल्काइन ने लेनी। उसके बाद में अभिकर्मक आपको सोडियम और लिथियम प्लस आपको लिक्विड अमोनिया। उत्पाद में आपको क्या लेना है, ट्रांस एल्किन। मध्यवर्ती जो है वो है रेडिकल एनाइन और स्टाइक्योमेट्रिक जो है वो है एंटी एडिशन। द्रव अमोनिया में सोडियम धातु घुलने पर गहरे नीले रंग का विलयन बनता है जो मुक्त अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है कि जब भी अपन सोडियम की और द्रव अमोनिया की रिएक्शन होती है तो वहां पे एक अमोनीकृत जो विलयन बनता है वो गहरी नीले रंग का प्राप्त होता है। आपसे पूछा गया है कि ये गहरे नीले रंग का जो है वो क्यों बनता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये अमोनीकृत इलेक्ट्रॉनों के कारण ऐसा होता है। यह अपचयन टर्मिनल एल्काइन के साथ संपन्न नहीं होता क्योंकि ये अत्यधिक अम्लीय होते हैं और लवण बना लेते हैं, क्योंकि इसमें साथ में एथेनॉल यूज हो रहा है, द्रव अमोनिया है, बेसिक है। और आपने सुना होगा कि वन एल्काइन जो होता है, यानी कि इस तरीके से एल्काइन बोलो, एथाइन बोलो या प्रोपाइन, वन प्रोपाइन जो होता है, ये वन एल्काइन जो है वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। और अम्लीय है तो ये क्या बना लेंगे, लवण बना लेंगे, जिससे अपने को उत्पाद प्राप्त नहीं होगा।
नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में अपन एल्किल हैलाइड और एल्कोहल से रिलेटेड जो भी नेम रिएक्शन है उसको पढ़ने जा रहे हैं, उसका डिस्कशन करेंगे। तो इस पार्ट को अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।